प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, इसमें जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती है हम अब उनको डिस्कस करते हैं. These technologies may be described as a variety of approaches used to determine item, equipment, condition, item or equipment condition for the purpose of estimating the most effective time to schedule maintenance. These technologies include intrusive and non-intrusive approaches in addition to using process parameters to assess overall condition of the equipment. तो मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स हैं, हम उनको इस्तेमाल करके मालूम करेंगे कि हमारे इक्विपमेंट को कब मेंटेनेंस चाहिए. तो हमने 6 आइडेंटिफाई किए हैं यहाँ पे. नंबर 1 पे रखा है वाइब्रेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड PTI, preventive testing and inspection technique or approaches. It is used in assessing the condition of rotating equipment and structural stability in a system. The techniques of vibration monitoring and analysis include spectrum analysis, torsional vibrations, waveform analysis, shock pulse analysis, and multi-channel vibration analysis. ये इसके लिए वाइब्रेशन मॉनिटरिंग के लिए पूरी मेंटेनेंस की किताबें हैं जो कि इन्हीं चीज़ों को एलिबोरेट करती हैं कि आप स्पेक्ट्रम एनालिसिस कैसे करेंगे. वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम बनते हैं, उन स्पेक्ट्रम्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं और उनके साथ जो वक्त के साथ साथ चेंजेस आती हैं आप कंपेरिजन्स करते हैं और बाद में आप जो चेंज आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वो बड़ा हो जाता है तो फिर आप मेंटेनेंस करते हैं. टॉर्शनल वाइब्रेशंस, जब रोटेटिंग मशीनरी है तो टॉर्शनल वाइब्रेशंस तो होंगी. उनकी कंडीशन क्या है, अब कितनी है, यानी शाफ्ट जो है वो टॉर्शन से फेलियर का खतरा कितना है. वेव फॉर्म एनालिसिस, वाइब्रेशन के कुछ वेव फॉर्म आप बनाते हैं तो उसको देखते हैं. शॉक पल्स एनालिसिस, शॉक जो है वो एक पल्स से आता है, यानी सडन कोई एक स्पाइक आता है और उससे आपको अंदाजा होता है कि कुछ हो रहा है. तो वो शॉक या पल्स कैसा है. आपके जो आईसी इंजन है इसमें एक शॉक आता है जब कंबशन होती है, पिस्टन पीछे जाता है और फिर ये 4 स्ट्रोक है तो बाकी 3 स्ट्रोक्स होते हैं. तो उसका भी आप एनालिसिस करते हैं कि पहले कैसा होता था और अब कैसा है. और टॉर्शनल वाइब्रेशन, अच्छा ये हो गया. और मल्टी चैनल वाइब्रेशन एनालिसिस, यानी जरूरी नहीं है कि आपने एक जगह से ले रहे हैं और सिर्फ उसी को एनालाइज कर रहे हैं, कई जगह से आप ले रहे होंगे. तो दिस इज मल्टी चैनल एनालिसिस के हर जगह से ले रहे हैं, यानी हर जगह से मतलब कि 2-4 जगह से आप वाइब्रेशन की एनालिसिस ले रहे हैं और हर एक को अलग अलग नहीं बल्कि उन सबको कंबाइन करके आप देखते हैं कि अब क्या हो रहा है. तो उससे आप अंदाजा करते हैं और आप एक्शन लेते हैं. वाइब्रेशन मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन सच फैक्टर्स एज analysis ability, complexity of equipment, sensor mounting, resolution, and data collection methods. The vibration monitoring and analysis approach is applicable to items such as engines, shafts, motors, pumps, gearboxes, bearings, turbines, and compressors. इस पैराग्राफ में हमने चंद चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है. एक तो जो आखिरी सेंटेंस है इसमें कि किन इक्विपमेंट पे हम वाइब्रेशन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यानी इंजन्स पे कर सकते हैं, शाफ्ट्स पे कर सकते हैं, मोटर्स पे कर सकते हैं, पंप्स पे, गियर बॉक्स पे, बेरिंग्स पे, टर्बाइंस पे, कंप्रेसर्स पे कर सकते हैं. ऊपर जो हमने कहा है कि इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनिटरिंग वो क्या है, एनालिस्ट की एबिलिटी कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ इक्विपमेंट कितनी है, कितना कम्प्लेक्स इक्विपमेंट है, क्योंकि आप कौन सी जगह से रीडिंग लेंगे वो बहुत एक्सपीरियंस का काम है. गलत जगह से आप रीडिंग ले रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक चल रहा है, हालांकि वो अपने लिमिट को पहुंच चुका होगा और वो फेलियर के करीब होगा.
तो जिसने एनालिसिस करना है उसका एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है कि जो सही पॉइंट है वहां से रीडिंग ले। सेंसर मॉनिटरिंग, सेंसर को कहाँ लगाना है, रेजोल्यूशन, उसका रेजोल्यूशन क्या है, डेटा कलेक्शन मेथड क्या है। रेजोल्यूशन से मतलब ये कि आप कितने वक्त के बाद कितना डेटा लेते हैं और वो डेटा कितने इफेक्टिव पीरियड के लिए होता है। ये चीजें जो है इसके लिए डेक कार्ड वगैरह इस किस्म की चीजें मिलती हैं। डेक कार्ड, डेटा एक्विजिशन कार्ड इसको कहते हैं। ये हम लगाते हैं और यानी इसके 10-20 चैनल्स इसमें होते हैं कि जगह जगह से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको फीड करते हैं। तो एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसको सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उसको लेब व्यू है कि सॉफ्टवेयर है, हम वो इंस्टॉल कर देते हैं कंप्यूटर पे। तो वहां से ये डेटा आता है, उस डेटा को किस तरह रीड करना है वो हम उस सॉफ्टवेयर लेब व्यू को बता देते हैं। तो इस तरीके से हमें डेटा मिलता रहता है और कंपैरिजन फिर आपका जाहिर है ये आपने खुद करना है, या इसके लिए आपके पास कोई कंप्यूटिंग मेथड होना चाहिए। आजकल एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो चीजें हम यानी खुद उसको टाइम नहीं दे सकते, कंप्यूटर से सिमुलेट करके कर सकते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग। जो हमारी रफ्तार है डेवलपमेंट की, उसमें एआई का किरदार बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडीशन मॉनिटरिंग। This includes various technologies and approaches that provide a comprehensive system evaluation. By monitoring important electrical parameters, it provides useful data to detect and rectify electrical related faults, such as phase imbalance, insulation breakdown, and high resistance connections. Electrical faults are costly and present safety concern because in systems they are seldom visible. पहला हमने इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन का कर दिया, सेकंड हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडीशन मॉनिटरिंग। तो इलेक्ट्रिकल कंडीशन मॉनिटरिंग में हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को मॉनिटर करेंगे। तो उसमें क्या है, डिटेक्ट एंड रेक्टिफाई इलेक्ट्रिकल रिलेटेड फॉल्ट सच एज फेज इम्बैलेंस। ये जो छोटी मशीनें होती हैं, मोटर्स को हम मुझे कहना चाहिए, तो ये जो आपके घर में होती है ये सिंगल फेज होती है। सिंगल फेज करंट से आप कोई मोटर नहीं चला सकते। इंटरेस्टिंग है, सिंगल फेज से आप कोई मोटर चला नहीं सकते और सिंगल फेज मोटरें आपकी बहुत सारी अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि हम उसमें ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं कि उस एक फेज को हम कई फेजेस में चेंज कर देते हैं, उसको मल्टी फेज बना देते हैं और उसके बाद उससे मोटर चलाते हैं। तो जो यानी अच्छी एफिशिएंसी वाली मोटरें हैं वो सिंगल फेज नहीं होंगी, वो थ्री फेज होंगी। थ्री फेज मोटर ज्यादा बेहतर होती है कंपेयर टू सिंगल फेज। सिर्फ हम जो उसके साथ मसले हैं यानी फेल फेज का फेल होना, तो उसकी वजह से हम अमूमन सिंगल फेज की तरफ आते हैं। अदरवाइज थ्री फेज बेहतर है। सो थ्री फेज अगर है तो तीनों फेजों पे सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज आना चाहिए। अगर वोल्टेज तीनों पे मुख्तलिफ है तो हमारा इक्विपमेंट सही काम नहीं करेगा। आपके घरों में जो बिजली आ रही है, अगर आपने सिंगल फेज लिया है तो आप देखें कि आपके जो वापडा वाले लाइनमैन है वो सबको एक फेज से नहीं देते, यानी जो नीचे वाली तार है सबसे आसान पहुंचना वहां तक है। तो जो लाइनमैन है यानी कम नॉलेज वाला, वो तो सुस्ती करेगा, जो सबसे नीचे वाला है वहीं पे कनेक्ट कर देगा। या वो जिनको बुरा रखना चाहता है तो वो सबसे नीचे वाली में लगा देगा। सबसे ऊपर वाली में पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है तो इसलिए वो वहां पे नहीं जाएगा। लेकिन सबसे ऊपर वाली में अमूमन वहां पे कनेक्शंस कम होंगे तो वहां पे वोल्टेज ज्यादा होगा। ज्यादा वोल्टेज मतलब आपके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा है,
वोल्टेज ज्यादा है तो सेम पावर के लिए आपको कम एम्पेयर्स जरूरत होती है। तो अगर आपका फेज इम्बैलेंस है तो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ फेज पे मुख्तलिफ करंट्स, मुख्तलिफ यानी तीन फेज हैं तो तीनों में मुख्तलिफ करंट्स होंगी, तो तीनों में हीटिंग भी मुख्तलिफ होगी, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मुख्तलिफ होगी, तो एफिशिएंसी ज़ाहिर है फर्क पड़ेगा। तो फेज इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, ये चीजें आपने चेक करनी है। इंसुलेशन ब्रेकडाउन बहुत आसान है चेक करना। आप मल्टीमीटर्स लगाते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो वाइंडिंग है आपके मोटर में उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। यानी हालांकि वो ठीक ठाक मोटर होगी, कॉपर है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो, वो आप मेजर कर सकते हैं। जब वो बिल्कुल ठीक है तो आपके पास एक वैल्यू है, वहां से थोड़ा सा इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, इसके ऊपर ये इनेमल कोटेड होता है, तो वो नहीं लीक होने देता करंट को। लेकिन जब इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर करंट लीक शुरू हो जाता है, तो वो आपको पता चल जाएगा जब आप उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी मोटर की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है उसको मालूम कर सकते हैं। एंड हाई रेजिस्टेंस कनेक्शंस और दूसरे जो हाई रेजिस्टेंस कनेक्शंस हैं, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। तो कितना टेम्परेचर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप ख्याल करेंगे, देखेंगे। देखने के लिए तो ज़ाहिर है आप फिर थर्मल इमेजिंग वगैरह वो करते हैं। तो ये कंडीशन मॉनिटरिंग की हमने बात की है, तो इलेक्ट्रिकल कंडीशन मॉनिटरिंग की हमने बात कर ली और शायद कंप्लीट भी कर ली है। क्लास के आखिर में आपने अगर कोई सवाल करना है तो अभी नोट कर लें, बाद में आप पूछ लें। नेक्स्ट इज थर्मोग्राफी। थर्मोग्राफी में क्या है, हम टेम्परेचर्स मालूम करते हैं। तो इंफ्रारेड कैमरास होते हैं, हम उनसे देख के टेम्परेचर्स मालूम करते हैं। आपकी जो फिल्में हैं उनमें बाद औकात ये जो जासूसी किस्म की फिल्में होती हैं उसमें नाइट विजन और ये होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इंफ्रारेड कैमरा होता है, वो जब आदमी सांस लेता है तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है तो वो रेड दिखाता है। ये फौजी भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो दुश्मन को अंधेरे में यानी देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। So infrared thermography may be defined as the application of infrared detection instruments for identifying pictures of temperature difference. आपके पास यानी इसकी पिक्चर्स होंगी, उन पिक्चर्स को आप कंपेयर करेंगे कि साल पहले कैसी थी, जब नया था कैसी पिक्चर्स थी और अब कैसी। The test instruments used include non-contact thermal measurement, line of sight and imaging system। यानी नॉन कांटेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होंगे, ज़ाहिर है हाई टेम्परेचर है तो आप हाथ तो नहीं लगा सकते। थर्मल मेजरमेंट्स आपके पास पायरो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर्स होते हैं, आप बगैर उसको टच किए उसका टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं। लाइन ऑफ साइट, ये चीज़ें जो है उमूमन लाइन ऑफ साइट में होती हैं, यानी आप अगर देख सकते हैं तो आप मेजर कर सकते हैं, अगर आप देख नहीं सकते तो आप मेजर भी नहीं कर सकते। एंड इमेजिंग सिस्टम्स, कुछ और जो इमेजिंग सिस्टम्स हैं वो आप अपने साथ रख लेते हैं, जाहिर है आपने तस्वीरें भी उतारनी है तो उसको इमेजिंग सिस्टम कह रहे हैं। द नॉन कॉन्टैक्ट नेचर ऑफ द IRT यानी इंफ्रारेड थर्मोग्राफी टेक्निक्स technique makes it particularly attractive for identifying hot cold spots in energized electrical equipment, large surface areas such as boilers and buildings walls and so on. So we have identified here where we would be using this IRT, that is infrared thermography, that is electrical equipment. Uh, we should not touch the electrical equipment. So they are analyzed using thermography.
large surfaces such as boilers. Boilers have large surfaces, so we can use those surfaces for infrared thermography and find any temperature change today and a week ago or a month ago or a year ago, such as boilers and building walls and so on. One limitation of thermography is that it is limited to line of sight. अगर आपको नजर नहीं आता तो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो ये उसकी एक लिमिटेशन है. And errors can be introduced due to material geometry, color of material, and environmental factors such as wind effects, solar heating, etc. तो आप टेम्परेचर का अंदाजा करना चाहते हैं, लेकिन आप दो मुख्तलिफ जो शेप्स हैं उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते. यानी अगर ज्योमेट्री दो की मुख्तलिफ है तो आप जो बेसलाइन डेटा है वो दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ज्योमेट्री मुख्तलिफ है. ज्योमेट्री मुख्तलिफ का मतलब ये है कि अगर सरफेस एरिया मुख्तलिफ है तो हीट डिसिपेशन सरफेस से होती है, तो वो हीट को डिसिपेट कर रहा होगा और आपको हाई टेम्परेचर नहीं मालूम हो रहा होगा, लेकिन वहाँ यानी हीट लॉस ज्यादा है. तो ज्योमेट्री से फर्क पड़ता है, कलर से भी फर्क पड़ता है कि हमने कलर से ही आइडेंटिफाई करना है टेम्परेचर, और अगर आपने कलर ही ऐसे रखे हुए हैं तो उससे भी हमें कुछ यानी एरर्स आ सकते हैं. एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अगर विंड चल रही है तो हीट तो वहाँ पूरी आ रही है, लेकिन चूंकि विंड चल रही है तो वो उसको जल्दी ठंडा कर लेती है और आपको अंदाजा नहीं होता कि कितनी हीट लॉस वहां से हो रही है. और दूसरा कि अगर वो एक्सपोज टू सन है तो सोलर हीटिंग वहाँ कितनी हो रही है. तो ये चंद चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है, और ये जो लोग होते हैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट वाले, उनको इनका पता होता है, तो वो उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं. नेक्स्ट इज lubricant and wear particle analysis. Three reasons for performing this type of analysis are to assess wear condition of equipment, to assess the lubricant condition, and to assess if the lubricant is contaminated. क्या क्या है? To assess the wear condition of the equipment, to assess the lubricant condition. lubricant कितने वक्त में आपका खराब हो रहा है. अगर आपका से गाड़ी का इंजन है, नया है, तो वो कितने वक्त में खराब करता है ऑयल को, और जो आपका पुराना है वो कितने वक्त में खराब करता है ऑयल को. तो ये है कंडीशन उसकी. और असेस लुब्रिकेंट इज कंटेमिनेटेड, जो कंटेमिनेशन है यानी मुख्तलिफ वियर पार्टिकल्स हैं जो कि लेके आता है ऑयल, तो वो उनकी काउंट कितनी है, वो ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही. So the test used for above purposes will depend on factors such as cost, sensitivity, and accuracy of the test results, and equipment construction and application. अगर आपने यानी lubricant and wear particle analysis को मुंतखब किया है चेक करने के लिए, तो इसमें आपका फिर तजर्बा होना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे टेस्ट हैं आपने क्या करना है, वेयर कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट ये मालूम करना है, लुब्रिकेंट कंडीशन और लुब्रिकेंट कंटेमिनेशन. तो इसका मुख्तलिफ वक्तों में क्या होता है असर. बाकी ये जो टेस्ट हैं ये सारे ज़ाहिर है इन पे भी खर्चा होता है, और ये अमूमन इन प्लांट नहीं होते, आउटसाइड द प्लांट होते हैं. लुब्रिकेंट का टेस्ट जो बड़े सेटअप्स हैं वो अपना रख लेते हैं, जिस तरह के हम ये रिसालपुर इंजन रेलवे इंजन बनाने वाला कारखाना है, वहाँ हम गए थे तो उनके पास बतौल उनके ये टेस्ट अवेलेबल था. तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता, और उसमें यानी कास्ट इफेक्टिवनेस, उसकी सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी इन टेस्ट की, ये सारी देखना होती है. और इसके बाद इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन
कि आपका इक्विपमेंट जो है वो कैसा है और उसकी एप्लीकेशन आप किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो इंडस्ट्रियल एवरेजेस हैं वो आप बिल्कुल छोड़ देते हैं। उनको एज ए गाइडलाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन जो है उसका आप देखते हैं कि आप जो इक्विपमेंट आपके पास है और जो इस किस्म के और बाजार में है उनमें फर्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप जो डिसीजन लेंगे वो इफेक्टिव होगा। ट्रिबालोजी की अलग से आपको किताबें मिलेंगी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको वाइब्रेशन की अलग से किताबें मिलेंगी, तो इस तरह ट्रिबालोजी अलग फील्ड हम अलग से शायद एक चैप्टर अपनी किताब में पाएंगे, लेकिन पूरी किताब भी आपको ट्रिबालोजी पे मिलेगी। तो ये काफी बड़ा फील्ड है, छोटा नहीं है। इसमें यानी जो ऑयल सप्लायर्स हैं, ये भी पिशावर बेस भी 5-6 ऑयल सप्लायर्स होंगे जो कि इंडस्ट्रीज को ये ऑयल सप्लाई करते हैं। तो उनको पता होता है कि कौन से इक्विपमेंट में कौन सा ऑयल डलता है और इस सूबे में कितना यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, ये सारा डेटा उनके पास अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज पैसिव अल्ट्रासोनिक्स, यानी एयरबॉर्न, जो आपको आवाज आ रही है उसकी हम बात करते हैं। एयरबॉर्न अल्ट्रासोनिक्स, एवीडी इसका शॉर्ट है। फंक्शन विद इन द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ 2200 किलोहर्ट्ज, यानी जो फ्रीक्वेंसीज आप इससे सुनना चाहते हैं, 2200 किलोहर्ट्ज आप सुनना चाहते हैं। आप खुद कितना सुनते हैं? 20,000 तो ये सारी आवाजें हैं। आप कुछ सुन सकते हैं, कुछ नहीं सुन सकते। जो आप सुन सकते हैं उन पे भी बहुत सारे फैसले आप करते हैं। आपका जो मैकेनिक है गाड़ी का, वो इंजन की आवाज से अंदाजा लगाता है कि इंजन की कंडीशन क्या है। तो वो तो उसकी इंट्यूशन है, उसको जो भी लगता है, या उसकी इंट्यूशन नहीं है, उसका विल है। आपका इंजन शायद ठीक हो, लेकिन वो बेरोजगार है, तो वो अपने रोजगार के लिए भी आपसे कह सकता है कि इंजन जो है वो मेंटेनेंस मांगता है। बहरहाल हमने एक स्पेक्ट्रम आइडेंटिफाई कर दिया है कि 2200 किलो के दरमियान हम कर सकते हैं, and heterodyne the high frequency signal to the audible level so that the operator is able to hear changes in noise associated with leaks, corona discharges, etc. तो हम जो आपका ऑपरेटर है वो आवाजें नहीं सुन सकता, वो आवाजें ऑडिबल रेंज में ले आएंगे। यानी आप ऐसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे कि जो अल्ट्रासोनिक आवाजें हैं जो आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकता, अ, उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करके ऑडिबल रीजन में ले आए और आपका ऑपरेटर उसको सुन ले। तो जब वो सुन लेगा तो उसको फिर पता चलता रहेगा कि आपके इक्विपमेंट में क्या मसला है। यहाँ इलेक्ट्रिकल के हवाले से उन्होंने बात की है कि हियर द चेंजेस इन नॉइज एसोसिएटेड विद लीक्स, कोरोना डिस्चार्जेस, यानी जब करंट लीक करता है तो आवाज आती है। ये आप लोगों ने देखा होगा, यानी आप जंप करवाते हैं करंट को दो टर्मिनल्स के दरमियान, तो आवाज आती है उसकी। कोरोना डिस्चार्जेस, जब आपका से मोटर चलता है तो कुछ यानी मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह बनती हैं और कुछ उनकी वजह से और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स बनती हैं और उनकी अपनी आवाजें होती हैं। तो उन आवाजों को भी आपने आइडेंटिफाई करना है। ज़ाहिर है जो डिस्चार्जेस और हैं ये एफिशिएंसी को कम कर रहे हैं, तो आपने इनका ख्याल करना है। टू टिपिकल एग्जांपल्स आर, bearing ring and housing resonant frequencies,
वो इलेक्ट्रिकल की बात हो गई थी, अब ये मैकेनिकल की बात हो रही है कि बेयरिंग रिंग एंड हाउसिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कि बेयरिंग रिंग पे फ्रीक्वेंसी क्या है और हाउसिंग जो है जहाँ पे इस बेयरिंग को आपने रखा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन ड्यू टू इनएडिक्वेट लुब्रिकेंट एंड माइनर डिफेक्ट्स। तो ये फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं, क्यों चेंज होती हैं? कि आपने लुब्रिकेंट प्रॉपर नहीं दिया हुआ, या प्रॉपर लुब्रिकेशन हो नहीं रही किसी वजह से, या कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी कहाँ पे? अल्ट्रासोनिक्स में आप उनको मॉनिटर कर सकेंगे। तो सम स्पेसिफिक इक्विपमेंट एप्लीकेशंस एग्जांपल्स आर heat exchangers, boilers and bearings. One of the main limitation of airborne ultrasonics technique is that ultrasonics are subjective and depends on perceived difference in noises. जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में, वही बात फिर आ गई है कि जो हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं, तो इसमें हमारे पास डेटा होता है, यानी वो इंट्यूशन नहीं होता जो आपका ऑपरेटर है कि वो समझता है कि अब ये हालात खराब हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन जो ये अल्ट्रासोनिक्स हैं वो हम तो ऑडिबल रीजन में ले आएंगे, लेकिन जिसने डिसाइड करना है वो आवाजें सुन के, तो जाहिर है ये अब उसकी इंट्यूशन है कि उसको क्या लगता है कि कब क्या हालत है, कब उसको मेंटेन करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा उसमें यानी मसला है कि जो अल्ट्रासोनिक्स हैं इसमें सब्जेक्टिव हो गया है, यानी एक जो मेंटेनेंस सुपरवाइजर है वो कहेगा कि ये अब चाहिए हमें, दूसरा कहेगा कि नहीं अब इसमें टाइम है, नहीं चाहिए मेंटेनेंस। तो ये दो बंदों की इंट्यूशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप सुन रहे हैं, आप डेटा कंपैरिजन नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब जो बाकी सारे टेस्टिंग हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, वो हमने यहाँ पे डाल दिए। दिस टेक्निक कैन डिटरमिन मटेरियल properties and quality of manufacture for high value parts assemblies without damaging the product or its function. Usually non-destructive testing is practiced when approaches such as destructive testing are cost prohibitive और इनइफेक्टिव। यानी हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्या होता है, आप एक से आप यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने क्या होगा, एक रॉड बना लेते हैं, उसको यूटीएम पे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे रख लेते हैं और उसको खींचते हैं और उसका अल्टीमेट टेंसाइल टेस्ट कर लेते हैं और वो मालूम कर लेते हैं कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कितनी है। तो ये है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो वो सस्ता है, हम वो कर लेंगे, लेकिन हमारे जो इक्विपमेंट हैं ये तो एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनको हम नहीं कर सकते। तो इनके लिए हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करेंगे। NDT is associated with welding of large high stress parts such as pressure vessels, structural supports. Uh, in addition, oil refineries and chemical plants use NDT methods to assure pressure boundaries integrity for systems processing of volatile substances. तो कुछ आइडेंटिफाई कर दिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए कि कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं या करना चाहिए हमें। NDT techniques include ultrasonic testing, magnetic particle testing, dye penetrant inspections, hydrostatic testing, eddy current testing, and radiography। यानी आप एक्सरे भी कर सकते हैं। Prior to implementation of an NDT program, it is recommended that a formal plan be developed. It would incorporate factors such as the technique to be used, number and orientation of samples, frequency यानी कितने अर्से बात करना चाहिए, लोकेशन, द फेलियर मोड each sample should address। यानी आप सैंपल है, आप टेस्ट कर रहे हैं,
तो जो भी टेस्ट कर रहे हैं वो आपका सैंपल है, तो उसका कौन सा फेलियर मोड है जो कि क्रिटिकल है, जिसको आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं। सारे सारे काम आप नहीं कर सकते, आप कुछ करते हैं। एंड द इंफॉर्मेशन टू बी गेन from each sample. The interval between inspections and location of sampling points are two of the more difficult variables to address. यानी इंस्पेक्शन कितने वक्त के बाद करना चाहिए और किस लोकेशन पे करना चाहिए, ये यानी मुश्किल चीजें हैं जिनका हम फैसला करते हैं। In case of time interval between inspections, it is in establishing sample interval or frequency. The factors that must be examined include system operating cycle, type of contained substances, major corrosion mechanisms, historical failure rate, expected corrosion rate, proximity of existing material to minimum wall thickness, erosion mechanism, and expected erosion rate. ये सारी चीजें हैं जिनको देख के हम अंदाजा करेंगे कि हमें इंस्पेक्शंस कब करने चाहिए। Similarly, in case of location of sampling points, some of the guidelines for locating NDT sampling points are as follows. यानी ये तो हमने कुछ डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ और भी हैं जिनको हम क्रिटिकल कह सकते हैं, और वो है कि कहाँ पे हमने करना चाहिए। वेल्ड्स, जहाँ वेल्ड्स हैं, हाई स्ट्रेस फास्टनर्स, यानी हमने फास्टनर्स लगाए हुए हैं। फास्टनर्स कब लगाते हैं? जब हमें टेम्परेरी फास्टनिंग करनी हो, उसको खोलना भी हो बाजों का, लेकिन वहां पे हमें ज्यादा प्रेशर्स बियर करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि हाई स्ट्रेस्ड हैं। एंड स्ट्रेस्ड एरियाज, तो जरूरी नहीं जहाँ फास्टनर्स है वहां हो, तो जहाँ भी स्ट्रेस ज्यादा है हम वहां पे एनडीटी टेस्ट कर सकते हैं। एरिया ससेप्टेबल टू कैविटेशन। कैविटेशन आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि खतरनाक फिनोमिना है कि अचानक कोई लुब्रिकेंट, सॉरी कोई लिक्विड जो है वो एवेपोरेट होना शुरू होता है, तो वहां पे कैविटेशन होती है और उसकी वजह से डैमेज होता है सरफेसेस का। डिसिमिलर मेटल जंक्शन, डिसिमिलर मेटल जंक्शन, इसका भी हमें ख्याल करना होगा। आपकी हिस्ट्री में डिसिमिलर दो मेटल्स होते हैं, तो उसकी वजह से आप वो टेम्परेचर्स अब यानी कंट्रोल करते हैं कि आपकी जो इस्त्री है वो कितनी गर्म होनी चाहिए। एरियाज विद आइडेंटिफाइड एक्सेलरेटेड कोरोजन इरोजन मैकेनिज्म्स, वो एरियाज जहाँ पे यानी कोरोजन ज्यादा है या इरोजन ज्यादा है, वहाँ पे आप एंटिटीज यूज करेंगे। एब्रप्ट चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी आप कोई एल्बो वगैरह यूज करते हैं और आप अचानक फ्लो का रुख मोड़ लेते हैं, लेकिन जब आप रुख मोड़ते हैं तो आपका जो फ्लो है उसका मोमेंटम होता है, तो वो मोमेंटम उसको सीधा ही लेके जाएगा, तो उस दीवार से वो टकराएगा, तो वहां पे एनर्जी का भी लॉस होता है, लेकिन वो जगह अगर इस फ्लो में कुछ पार्टिकल्स हैं तो वो इरोजन भी तेज कर देगा। इन चेंजेस इन टाइप डायमीटर, जहाँ पाइप का डायमीटर चेंज होता है तो कम डायमीटर वाली जगह पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा है इसका मतलब इरोजन भी ज्यादा है। डेड एंड्स, जहाँ पे आप रोक लेते हैं सब चीजों को, तो डेड एंड पे क्या होता है, आप रोकते हैं, जब आप रोकते हैं तो ये सारा मोमेंटम जो है फ्लो का आपने बंद करना है, तो उस जगह पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है। सो ये वो टेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो कि हम इंस्पेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं इन द प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। और टाइम हमारे पास कम है और एक सेक्शन रहता है, हमें जरा तेजी से यहाँ से आगे बढ़ना होगा। The steps how to implement predictive maintenance program. So
दैट वुड बी डन इन स्टेप्स। वो स्टेप्स क्या क्या है, लेट अस डिस्कस देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेटअप। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि हमने प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पे जाना है, तो फिर आप कुछ सेटअप करेंगे। तो वो सेटअप क्या है? Develop a list of critical processes, applications, and equipment and prioritize each item based on the impact a failure would have. कि कहाँ पे फेलियर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आपके ओवरऑल जो प्लांट की कंडीशन है उसके चलने पे उसका इम्पैक्ट कितना है, खर्चे पे इम्पैक्ट कितना है, ये सारी चीजें आप जहन में रखते हैं। उसके बाद फैसला करते हैं कि आपने प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पे जाना है। तो आप प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से इक्विपमेंट पे जाना है। तो उसके लिए डायरेक्टली इम्पैक्ट सेफ्टी, यानी क्या आपने देखना है, सेफ्टी कंप्रोमाइज हो रही है, द एनवायरनमेंट जहां पे आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कंप्रोमाइज हो रहा है, रेवेन्यू जो आपने कमाना है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, और कस्टमर्स रिलेशंस, कस्टमर का कॉन्फिडेंस आप पे वो कंप्रोमाइज हो रहा है, तो आप फेलियर नहीं चाहेंगे। तो इसलिए आप मेंटेनेंस पे जा रहे हैं। कौन से पे? प्रेडिक्टिव पे। इज यूनिक और कॉस्टली टू रिप्लेस। वो इक्विपमेंट जो है वो अब बनता ही नहीं है, आपका उसका सप्लायर ही अब नहीं है। आपने इसको इसी तरह चलाना है, तो अब इसका आपने ज्यादा ख्याल करना है। आर यूज कॉन्स्टेंटली, या मुसलसल चल रहा है 24/7, 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के मुसलसल चल रहा है, तो आप उसका ख्याल ज्यादा करेंगे। It is difficult to find spare parts for or has a long lead time for repair। यानी जब आप रिपेयर शुरू करते हैं तो हम्म, उससे पहले जो आपका टाइम लगता है ऑर्डर करने का, उसको वहां तक पहुंचने का, वो बहुत ज्यादा है। स्पेयर मुश्किल से मिलता है, तो आप उसको प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पे डाल लेते हैं। तो सेटअप हो गया है। ये सेटअप के तरीके थे। अब यानी इसको कोई नाम हमने दिया है, यानी बहरहाल क्रिटिकल प्रोसेसेस जो भी है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो ये सेटअप का एक पोर्शन है। इसको जो भी आप कहें, एक पार्ट है। डिटरमिन हाउ लाइकली योर इक्विपमेंट इज टू फेल यूजिंग predictive maintenance software, operators knowledge and maintenance history। आपने इस इक्विपमेंट को चलाया हुआ है या दुनिया में और जगह ये चलता रहा है, तो कितना खतरा है इसके फेल होने का। तो ये आपको सॉफ्टवेयर बता सकता है, जो ऑपरेटर है वो बता सकता है, या मेंटेनेंस हिस्ट्री बता सकती है कि ये कितनी दफा फेल होता है से साल में। कंबाइन दोज टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, फेलियर प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, एंड क्रिएट एन इंस्पेक्शन शेड्यूल। कितनी फेलियर की प्रोबेबिलिटी है और उसका इम्पैक्ट कितना है आपकी प्रोडक्शन पे, तो उसी हिसाब से इंस्पेक्शन शेड्यूल आपने बनाना है। ये सारा सेटअप में हो रहा है। सेटअप ए डेटाबेस टू स्टोर मेजरमेंट रिजल्ट्स फॉर ईच पीस ऑफ इक्विपमेंट, इनकॉर्पोरेट बेसलाइन डेटा। ये अब बेसलाइन डेटा की बात आई है, तो बेसलाइन डेटा इसमें बहुत जरूरी है। रिपेयर्स हिस्ट्री, कि आपने कितने रिपेयर्स किए हैं और उनकी हिस्ट्री क्या है। मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशन, मैन्युफैक्चरर्स क्या बता रहे हैं कि कैसे करें। एंड ऑपरेटर्स नॉलेज, और जो आपने ऑपरेटर रखा हुआ है उसके पास नॉलेज क्या है। व्हेन यूनिट्स ब्रोकन, हाउ ऑफन, व्हाई एंड व्हाट दे कॉस्ट टू फिक्स। यानी जब वो खराब होता है तो क्यों खराब होता है, कितने वर्ष से बाद खराब होता है, और जब वो खराब होता है तो उस पर खर्चा कितना आता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लेने के बाद सेटअप पे जाएंगे कि हम सेटअप करना चाहते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। सो हो गया पहला स्टेप, दैट इज सेटअप। उसके कंपोनेंट्स ये 4 हैं, सेटअप के 4 कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद है टेस्टिंग। So test the equipment with appropriate predictive maintenance technologies and record the measurement in the predictive maintenance database। डेटाबेस तो आपके पास लाजमी होना चाहिए, डेटाबेस के बगैर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस नहीं हो सकती। और इसमें हमारे
जो है इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स जो है ये मदद देते हैं कि हम उसको रिकॉर्ड भी बनाता है, और अगर हम चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, बड़े डेटा को यूज करके रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं। तो ये टेस्ट हो गया कि टेस्ट किया और डेटा बनाया। उसके बाद है मॉनिटरिंग। एनालाइज एंड मॉनिटर योर मेजरमेंट फॉर साइंस ऑफ चेंज इन ऑपरेटर्स ऑपरेटिंग कंडीशन। वाइब्रेशन मेजरमेंट्स, ट्रेंड अप, इंक्रीज्ड करंट ड्रॉ फॉर द सेम प्रोसेस, करंट लीड टू ग्राउंड, इंक्रीज्ड बेयरिंग टेम्परेचर्स एंड सो फोर्थ। तो मॉनिटरिंग में ये सारी चीजें हैं जिनको आप मॉनिटर करते रहेंगे और कंक्लूजन्स ड्रॉ करते रहेंगे इससे। नेक्स्ट इज रिपेयर। रिपेयर में क्या? इन्वेस्टिगेट एनी वार्निंग साइंस एंड डिटरमिन इफ रिपेयर्स आर नेसेसरी। जब आपको पता चल जाए कि कोई मसला होने वाला है तो आप रिपेयर करेंगे। तो ये रिपेयर में पहला स्टेप। दूसरा क्या है? डिटरमिन द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर फेलियर अकर्स। अगेन, इफ यू लैक द प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टूल्स टू डिटरमिन दिस, रिलाई ऑन टेक्नीशियंस एक्सपीरियंस एंड मैन्युफैक्चरर्स डेटा। कितने अरसे बाद आपको फेलियर एक्सपेक्टेड है और आप मेंटेनेंस करते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास कोई ना कोई डेटा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो आपका टेक्नीशियन भी हो सकता है और मैन्युफैक्चरर्स का डेटा भी हो सकता है। शेड्यूल रिपेयर बिफोर फेलियर, यानी फेलियर से पहले आपको पता तो चल रहा है कि ये फेल होने की तरफ जा रहा है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो एक्शन लेना है। जब ये फेलियर की तरफ जा रहा है, उसके फेलियर में, उसके ब्रेकडाउन में कितना वक्त बाकी है, वो वक्त इतना काफी होना चाहिए कि आप उसके अंदर शेड्यूल कर सकें। वन ऑफ द पावरफुल प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस paradigms is not to repair equipment too early or too late। यानी बहुत जल्दी भी नहीं करना कि वो अभी बहुत कई महीने मजीद काम कर सकता है और आप उसको रिपेयर करने जा रहे हैं, और बहुत देर से भी नहीं करना चाहिए कि वो बीच में फेल ही हो जाए। आप शेड्यूल बना रहे हैं और वो फेल हो गया। यू डोंट वांट इक्विपमेंट टू गो डाउन, बट यू आल्सो डोंट वांट टू रिप्लेस इक्विपमेंट इफ इट will continue to run for a year or more. Number 10, use your lead time to properly align resources. Lead time क्या है? आप शेड्यूल कर रहे हैं मेंटेनेंस को, तो आपको जो इक्विपमेंट चाहिए, जो आपको पार्ट्स चाहिए, आप उनका ऑर्डर करते हैं। वो ऑर्डर रियलाइज होने में शायद महीना लगता है, 2 लगते हैं या 3 लगते हैं। आप अगर चाइना से कोई चीज मंगवाते हैं बाय शिप तो 3 महीने लगते हैं उसके आप तक पहुंचने में। अमेरिका से मंगवाएंगे तो ज़ाहिर है इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये है लीड टाइम। तो इस लीड टाइम में यानी जो चीजें आप तक पहुंचेंगी, तो आपने फालतू नहीं बैठना, आपने काम करते रहना है। तो उसमें क्या करना है? चेक फॉर स्पेयर पार्ट्स एंड चूज ए शट डाउन टाइम दैट मिनिमाइजेस डाउन टाइम इन द प्लांट। तो आपने पहले से टाइम फिक्स कर लेना है कि फला टाइम हमने इक्विपमेंट पे काम करना है। मेक द रिपेयर्स, document the results, and if appropriate, try to determine the root cause of failure of the equipment। रूट काज एनालिसिस बहुत जरूरी है। कोई फेलियर होता है तो बिला वजह नहीं होता। अगर उसका हल मौजूद है तो वो हल कर लें, और अगर हल मौजूद नहीं है तो हल को ढूंढें। तो सिर्फ रिपेयर नहीं करना, आपने साथ में एनालाइज भी करना है। टेक न्यू बेस लाइन रीडिंग्स फॉर रिपेयर और रिप्लेस्ड इक्विपमेंट। तो नया था तो बेसलाइन डेटा अलग था, आपने रिपेयर कर लिया है तो बेसलाइन डेटा अलग हो गया है। तो ये जो आपका रिपेयर सेक्शन है उसमें 1 2 3 4 4 है, 5 6, ये 6 उसके कंपोनेंट्स हैं रिपेयर के। और थोड़ा सा और डिस्कशन है अबाउट इंस्पेक्शन शेड्यूल्स। frequency of inspection is based on number of factors including safety, the criticality of the equipment, the expenditure, the expense of the failure, and the frequency with which problems impact production or maintenance. As assets age, are heavily loaded or are poorly maintained, inspections may become more frequent। अगर एज ज्यादा हो जाए इक्विपमेंट का, उस पे लोड ज्यादा हो जाए या उसकी मेंटेनेंस खराब हो, तो आपको इंस्पेक्शन ज्यादा करने चाहिए। व्हेन रिपेयर्स
or modifications are made to equipment, conduct a follow-up inspection. आप या नया लगा दिया है या आपने उस पर मेंटेनेंस कर दी है या कोई मॉडिफिकेशन कर दी है, तो फॉलो अप इंस्पेक्शन करेंगे ताकि आपको पता चले कि कंडीशन क्या है इक्विपमेंट की, सही चल रहा है या नहीं चल रहा। सो ये हमारा आज का टॉपिक था।